80 लाख। ये सुनकर दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। ये आवाज़ किसी और की नहीं, अशोक बेदी की थी। उसने 80 लाख रुपए ऑफर किए थे। अशोक बेदी इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहे थे। सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सीमा बुआ जी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, मैं जानती थी कि सनाया जैसी लड़की से शादी करने के लिए ये मर्द बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहली और दूसरी बोली में पूरे 30 लाख के फ़र्क के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही मिसेस यामिनी गिल इस सबसे खास खुश नहीं थी, लेकिन 30 लाख के इस फ़र्क ने उन्हें भी हैरान कर दिया था। इसके बाद किसी दूसरे यंग बिजनेसमैन ने बोली लगाते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को शिमला का डायमंड किंग कहकर बुलाते हो और मिस सनाया जैसी ब्यूटी विद ब्रेन वाली लड़की के लिए सिर्फ 80 लाख दे रहे हो। मैं 1 करोड़ रुपयों की बोली लगाता हूँ। इस पॉइंट पर सभी ने बात तो भूल ही गए थे कि इस जगह पर स्वयंवर होने वाला था। प्राइड होटल का ये हॉल अब किसी एक्शन पार्टी में बदल गया। किसी को पता ही नहीं चला। वैसे भी किसी को सनाया किस तरह की लड़की है ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई यहाँ अपनी हवस को सर्टिफाइड करने आए थे तो किसी को सनाया के थ्रू स्प्रिंग कॉरपोरेशन में अपनी जान पहचान बनाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था। और इस पॉइंट पर तो बात और भी बिगड़ गई थी। अब यहाँ लोग अपनी जायदाद का शो ऑफ करते हुए किसी बचकानी सी कंपटीशन में फंस गए थे। इस ही बिना वजह के मुकाबले का ना चाहते हुए भी हिस्सा बन चुके अशोक बेदी ने जब ये बात सुनी तो उनकी नाक सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी आगे की बोली लगाते हुए कहा, हाँ, इस नीलामी के आखिर तक तुम सबको पता चल ही जाएगा कि कौन असली डायमंड किंग है। मैं 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाता हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। एक लड़की के लिए शिमला का ये मिडिल एज बेशरम कैरेक्टर लेस डायमंड किंग 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया था। मगर जैसा कि जाहिर था, अब ये प्राइड होटल एक मुकाबले का मैदान बन गया था। अशोक बेदी की बात सुनकर उस यंग और जिद्दी बिजनेसमैन ने कहा, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। उस यंग बिजनेसमैन का इंटरेस्ट सनाया नहीं स्प्रिंग कॉरपोरेशन में था। सनाया को यूज़ करके वो किसी भी कीमत पर कार्तिक कोहली के साथ काम करना चाहता था। अपने इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उस यंग बिजनेसमैन ने को 1 करोड़ 1-2 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं लग रही थी। इस सब में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी की उम्मीदें अब धीरे धीरे करके 7वें आसमान पर पहुंच रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सनाया अनजाने में ही बहुत जल्द उन दोनों की ज़िंदगी बदल देने वाली थी। उस यंग बिजनेसमैन की इस बात को सुनने के बाद अशोक बेदी कुछ कहने ही वाला था कि किसी जवान लड़के की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने बोली लगाते हुए कहा, 2 करोड़ 50 लाख। इस कीमत को सुनने के बाद सभी पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखने लगे। वो लड़का अभी अभी वहाँ आया था। उसने अपने बालों को ब्लॉन्ड रंग से कलर किया हुआ था और उसने पहने हुए कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही फ्लैसी थे। उस लड़के के ऐसे पहनावों को देखकर कोई भी ये इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता था कि वो एक बहुत ही कम उम्र का लेकिन रईस खानदान का बिगड़ा हुआ बेटा था। उनमें से कुछ लोगों को लगा कि ज़रूर ये कोई कॉलेज जाने वाला लड़का होगा जो यहाँ मस्ती करने के लिए आया हुआ था। सामने बैठी हुई मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी भी उस लड़के को देख रही थी। अशोक बेदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इस छोटे बच्चे को ये भी पता है कि 2 करोड़ 50 लाख में कितनी जीरो लगती है? आया बड़ा। ऐसे तमाशे खड़े करने वालों को बाहर निकलवा के फिकवाओ देने में ही होशियारी का काम है। अशोक बेदी की इस बात से सीमा बुआ जी एग्री करती थी। उन्होंने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन की तरफ देखने लगी, मगर इससे पहले वो अपने बेटे से कहवाकर कुछ कर पाती। उन्होंने यंग बिजनेसमैन की कही एक बात सुनी और उसका चेहरा जम गया। अशोक बेदी से मुकाबला कर रहे उस यंग बिजनेसमैन ने अशोक को बेवकूफ़ समझते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम अपने आप को शिमला के रईस लोगों में से एक नहीं मानते?
क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो लड़का शिमला के सबसे बड़े खानदानों में से एक नेगी खानदान का इकलौता वारिस है, दक्ष नेगी। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी ने नेगी खानदान का नाम सुना, उन दोनों की आंखें चमकने लगी। शिमला के सबसे बड़े खानदानों में से दो ही नाम जाने माने थे, एक नेगी और दूसरे कोहली, और उन दोनों खानदानों में आपसी दुश्मनी थी। कोहली मतलब कार्तिक कोहली का खानदान, जो खुद आहान के लिए काम करता था। ये जो लड़का अभी अभी 2.5 करोड़ की बोली लगा चुका था, जाहिर सी बात थी कि नेगी खानदान से ताल्लुक़ हुए बिना कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था। सबसे पीछे बैठे हुए उस लड़के की तरफ देखकर सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा, अच्छा हुआ कि मैंने रतन से कहकर कोहली और नेगी दोनों खानदानों में इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे। वैसे मैंने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन सच में ये बिग सूट यहाँ पर आ गए। सच में सनाया कोई आम लड़की नहीं। सीमा बुआ जी तो बस नेगी खानदान के प्रॉपर्टी के बारे में सोचकर ही खुश हो रही थी। असल में दक्ष नेगी की रिपुटेशन कुछ खास नहीं थी। पूरे शिमला शहर में दक्ष नेगी के बारे में तरह तरह की बातें होती रहती थी, और उससे भी अजीब बात तो ये थी कि दक्ष नेगी कभी उन बातों को झुठलाता नहीं था, लेकिन हामी भर देता था। दक्ष नेगी के बारे में बताते हुए अशोक बेदी ने मुंह बनाकर कहा, क्या दक्ष नेगी? मैंने तो सुना है कि ये एक बहुत ही बदचलन लड़का है। यहाँ तक कि शिमला के यूनिवर्सिटी में पढ़ रही आधी से ज़्यादा लड़कियों को ये लड़का घुमा चुका है, और एक रात के बाद उन लड़कियों को इस तरह इग्नोर करता है मानो दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक रहा हो। शराब, जुआ और क्रिकेटिंग तक तो ठीक है, मैंने तो ये भी सुना है कि इस दक्ष नेगी को ड्रग्स का नशा करने की भी आदत थी, और इसी जुर्म में वो कुछ महीनों के लिए जेल में भी रह कर आया था। छी, क्या मिस सनाया ऐसे लड़के के साथ रहकर फिर से अपनी ज़िंदगी तबाह करना चाहती हैं? अशोक बेदी का इरादा साफ था। वो दक्ष की बुराई करते हुए और असलियत बताते उसकी इमेज को तहस नहस करना चाहते थे। अगर लड़का ही बिगड़े निकला तो कोई भला उसे अपनी बेटी क्यों देता, लेकिन यहाँ पर मामला ही उल्टा था। मिसेज यामिनी गिल को बस अपनी बेटी के लिए बड़ा और अमीर ख़ानदान चाहिए था, और सीमा बुआ जी को तो बस अपने फ़ायदे से मतलब था। जितना बड़ा ख़ानदान उतना ज़्यादा पैसा। इसलिए अशोक बेदी की ये सारी बकबक वेस्ट हो गई थी। लेकिन उसकी कही बात पर यंग बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा, अगर दक्ष नेगी बिगड़ेल है तो तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? तुम तो अपनी रंगीन हरकतों के तजुर्बे में दक्ष नेगी से कहीं आके निकल चुके हो। अपनी ये बात कहने के बाद उस यंग बिजनेसमैन ने कुछ सोचा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर उसने पीछे आराम से बैठे हुए दक्ष नेगी की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, अब जब दक्ष नेगी खुद मिस सनाया में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं इस मुकाबले से पीछे हटता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दक्ष नेगी और मिस सनाया शादी करके हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। वो यंग बिजनेसमैन बहुत ही होशियार था। उसने ये बात सोच ली कि उसके पास 2 करोड़ से आगे जाने का बुडिंगेट नहीं था, और ना ही वो कोहली ख़ानदान से बराबरी करने वाले नेगी ख़ानदान से पंगा ले सकता था। इसलिए बहुत ही होशियारी और इज्जत के साथ उसने अपने कदम पीछे ले लिए। जब अशोक बेदी ने देखा कि वो यंग बिजनेसमैन बड़ी ही चालाकी से बच निकला था तो वो इरिटेट होने लगा। सीमा बुआ जी को नेगी ख़ानदान इस स्टेटस में बेस्ट लग रहा था, इसलिए वक्त गवाए बिना उन्होंने कहा, क्या कोई 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा दे सकता है? 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। मगर इससे पहले कि सीमा बुआ की अपनी बोली को पूरा कर पाती, किसी ने कहा 5 करोड़। इस पॉइंट पर सभी चौंक गए। पैसे तो अलग बात थी, लेकिन किस में इतनी हिम्मत कि वो नेगी परिवार के वारिस से पंगा ले रहा था। ये आवाज़ बहुत ही जेंटली और एनर्जेटिक थी। जी हाँ, ये आवाज़ किसी और की नहीं, रोहन की थी। वही रोहन जो आहान से बदला लेने के लिए सनाया को हासिल करना चाहता था। पहले तो सब इस तरह रोहन की तरफ देख रहे थे मानो कोई बेवकूफ़ी कर रहा था, लेकिन रोहन की पहचान भी आम नहीं थी। वो रोहन कोहली था, कार्तिक कोहली के बड़े भाई का बेटा, नेगी खानदान के दुश्मन कोहली खानदान का बेटा था। अब यह स्वयंवर सच में किसी तूफान की तरह हो गया था।
हर दूसरे पल में एक नया ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जिसे किसी ने सपने में भी एक्सेप्ट ना किया हो। जब दक्ष नेगी ने रोहन को वहां देखा, वो मुस्कुराने लगा। लोग तो हैरान रह गए थे। क्या रोहन कोहली एक सर्विस नेचर का लड़का नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रहा हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सच में रोहन कोहली को यहाँ देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ, क्योंकि रोहन हमेशा ही सही रूपल को पसंद करता था। उसने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन ये सब लोग कहाँ जानते थे कि एक निकम्मे घर जमाई ने रोहन से उसका प्यार छीन लिया था, और उस सब की वजह से रोहन यहाँ 5 करोड़ की बोली लगा रहा था। दक्ष नेगी बहुत ही क्लेम लग रहा था। उसने कहा, रोहन, क्या तुम यहाँ मेरे साथ कंपटीशन करने आए हो? वेल, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 5 करोड़ कहा है ना, तो ठीक है, मैं 8 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 7 करोड़ सुनकर रोहन ने बिना सोचे कहा, 8 करोड़? कहाँ ये बोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कहाँ ये दो सबसे रईस जवान लड़के उस एक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने ते ही जा रहे थे। वैसे तो रोहन ने 10 करोड़ रुपए तक अपना मार्जिन डिसाइड कर लिया था, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये बात अब सिर्फ आहन से ही नहीं, उसके खानदानी दुश्मन से भी जुड़ी हुई थी। 8 करोड़ से आगे बढ़कर अब ये बोली 25 करोड़ तक पहुंच गई थी। दक्ष तो आराम से बोली बढ़ा रहा था, मगर रोहन वह हर बोली के साथ पहले से ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा था। 35 करोड़, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एकदम से 10 करोड़ रुपयों के फ़र्क से बोली बढ़ा ही दी थी। अब रोहन से रहा नहीं गया और उसने बिना सोचे समझे कहा, 50 करोड़। अब इस पॉइंट पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के तो होश ही उड़ गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, चिल ब्रो, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, सनाया, वो पसंद है तो यू कैन हैव हर, कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से बाहर चला गया। रोहन कोहली की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। इम्पल्सिव होकर उसने बिना वजह 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, और सेकंड हैंड सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। अब जब कि उसने सबके सामने बड़े ही घमंड के साथ बोली लगा ली थी, तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा बुआजी की तरफ फेंक दिया। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था, रोहन ने मिस सनाया को खरीद लिया है। दक्ष नेगी इस वक्त किसके साथ बात कर रहा था? क्या आहन का इस सब से कोई लेना देना था, या अब किसी और को सनाया में दिलचस्पी आने वाली थी? आगे रोहन सनाया के साथ क्या करने वाला है? 50 करोड़ रुपए? रोहन की कही इस बात के बाद सभी दंग रह गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने मन ही मन में कहा, फंस गया बकरा, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बस उसे उकसाने की कोशिश की थी। इस कमीने ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इस बारे में सोचने के बाद दक्ष नेगी अपनी जगह से खड़ा हुआ और रोहन के साथ पास जाकर बोला, चिल ब्रो, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ सनाया, वो पसंद है, तो यू कैन हैव हर, कॉन्ग्रेचुलेसन। दक्ष के इस कमेंट में ने वहाँ पर मौजूद हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। दक्ष नेगी ने रोहन कोहली से बस मजाक किया था। उसने फिर रोहन कोहली के कंधे पर हाथ रखा। ये मैंने क्या कर दिया? उस 2 कौड़ी के मिडिल क्लास आहन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए। सिट, उस दक्ष ने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। रोहन के दिमाग में चल रही बातें और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था।
ये देखकर दक्ष नेगी को बड़ा ही सुकून मिला। उसने फिर आगे की तरफ बैठी हुई मिसेज यामिनी गिल से कहा, यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक्स। मुझे इस स्वयंवर में आकर बहुत मज़ा आया। आगे भी ऐसा कोई प्रोग्राम बने तो मुझे ज़रूर इनवाइट करिएगा। बाय। और ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से बाहर चला गया। सेकंड हैंड लड़की सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। अपनी चापलूसी वाले अंदाज में सीमा बुआ जी ने रोहन से बोली, दामाद जी, मुझे और भाभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाले प्रोजेक्ट की वजह से आप हमारी सनाया को तो जानते ही होंगे। अच्छी बात है। सीमा बुआ जी की बकबक सुनकर रोहन की त्योरियां चढ़ गई। एक तो अभी उसके पास एक अजीब सी साजिश हुई थी और अब ये चिपकू औरत उसे और भी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। वो सीमा बुआ जी को चुप कराना ही चाहता था कि मिसेज यामिनी गिल बीच में बोल पड़ी, दामाद जी, वैसे शादी कब करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको मॉम डैड के साथ मिलकर डिस्कस कर लूँगी। लेकिन जैसा कि तय हुआ था, आप सनाया को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। आपका पता तो हम जानते ही हैं, तो फिर कल रात को मैं सनाया को आपके घर भेज दूँगी। अब ये सब सुनने के बाद तो रोहन कोहली का सर ही दर्द करने लगा। क्या ये दोनों औरतें पागल हो गई हैं? शादी? दामाद जी, उस शादीशुदा लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ और ये है कि मेरे पीछे मेरे बारे में जाने बिना ही सिर्फ 50 करोड़ के लिए मुझे अपना दामाद कहकर पुकार रहे हैं। ये कैसी नई मुसीबत है यार, भाड़ में जाए ये सब के सब। रोहन का सब्र अब जवाब देता जा रहा था। फिर रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा बुआ जी की तरफ फेंक दिया और पैर पटकते हुए होटल से बाहर जाने लगा। खुद एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उन दोनों में से किसी ने ये प्लेटिनम ब्लैक कार्ड नहीं देखा, क्रेडिट कार्ड नहीं देखा था। 50 करोड़ की कीमत के बारे में सोच सोच कर ही उन दोनों के दिल में लड्डू फटे जा रहे थे। जब वो दोनों उस लिमिटेड प्लेटिनम ब्लैक कार्ड क्रेडिट कार्ड को देख रही थी, सनाया को अपना बनाने की उम्मीद से यहाँ आए बाकी सब मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। जब फाइनली उस होटल में सीमा बुआ जी, रतन और मिसेज यामिनी गिल ही बचे हुए थे, वो तीनों राहत भरी सांस लेने लगे। दो माँ बेटे तो इतनी एक्साइटेड थे कि मिसेज यामिनी गिल ने पकड़े हुए लिमिटेशन प्लेटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मिसेज यामिनी गिल को तो अभी भी ये सब सच नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है, सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। अपनी यामिनी भाभी की कही हुई ये बात सुनकर सीमा बुआ जी खिलखिलाकर कहा, भाभी, सब कुछ सही से पूरा क्यों ना होता, ये सारा मेरा प्लान तो था, पूरा तो होना ही था। और हाँ यामिनी भाभी, एक बात याद रखिए, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। 50 करोड़ रुपए तो बस पहला कदम है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सीमा बुआ जी के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आखिरकार ये सब उनकी वजह से ही तो हो रहा था। एक पल के लिए मिसेज यामिनी गिल को भी लगा कि सीमा बुआ जी के साथ हाथ मिलाने के बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। वो अपनी ननद की तरफ देखने लगी। मिसेज यामिनी गिल ने देखा कि एकदम से सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग काला फीका पड़ गया था। तो मिसेज यामिनी गिल ने उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? सीमा बुआ जी ने साफ साफ अपने दिल के बात कहना शुरू कर दिया। वो बोली, भाभी, अगर सनाया की ज़िंदगी में वो निकम्मा आहान कभी नहीं होता तो शनाया की शादी पहले ही बहुत अमीर फैमिली में हो जाती। ना ही आपको और शेखर भैया को पापा की नाराज़गी झेलनी पड़ती और ना ही आप इतने छोटे से घर में रहते जहाँ पर रह रहे हो। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत और ग्रेट होता। अपनी ननद की ये बात सुनकर मिसेज यामिनी गिल को भी थोड़ा बुरा लगा, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सीमा दीदी, अब सब ठीक हो गया है। कोहली ख़ानदान शिमला का सबसे अमीर ख़ानदान है। मैंने तो सुना है कि स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील के बाद कार्तिक कोहली का दिल्ली के रायजादा ख़ानदान के साथ उठना बैठना भी है। कुछ ही दिनों में कोहली परिवार को पूरे हिंदुस्तान में जाना जाएगा और मुझे तो ये बात की राहत दे रही है
कि अब सनाया भी कोहली परिवार की बहू बनने जा रही है। मिसेज यामिनी गिल की आंखों में झांककर ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो आगे क्या सोच रहे, कितनी ज़्यादा एक्साइट हो रही हैं। सीमा बुआ जी को भी ये सारी बातें, सुहाने सपने बहुत खुशी दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। जल्दी ही हम सब एक चैन की ज़िंदगी जीने वाले हैं। सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। उन तीनों को इस पॉइंट पर तो बहुत ही राहत मिल रही थी, लेकिन वो तीनों लालची रिश्तेदार इस बात से अनजान थे कि उसकी किस्मत के आगे क्या क्या लिखा था, उनके इस लालच का क्या अंजाम होने वाला था। अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई, तभी दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था, रोहन ने मिस सनाया को खरीद लिया है। स्वयंवर कम नीलामी में जो कुछ भी हुआ था उसका रिपोर्ट देते हुए दक्ष नेगी बहुत ही सिंसियर लग रहा था। अब तक तो अकड़े और एटीट्यूड दक्ष नेगी के अंदर झलक रहा था, एक ही पल में पोलाइटी रवैये में बदल गया। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक रोबीली आवाज़ ने सवाल करते हुए कहा, आखिर में रोहन कोहली को कितने देने पड़े पैसे? जी हाँ, ये आवाज़ किसी और की नहीं, आहान की थी। जब उसे शिमला दिल्ली से ने ऑनलाइन पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आहान ने ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन फिर मिस्टर विक्रम ने अपने यंग मास्टर को इस हाई क्लास स्वयंवर के बारे में बताया। अब आहान हाथ पर हाथ धर बैठे नहीं रह सकता था, और असल बात तो ये थी कि वो ये सब होते हुए देखना भी नहीं चाहता था। सनाया आहान की बॉटम लाइन थी। अगर सनाया को मुश्किल हो, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी थी तो नहीं, आहान खामोश हो सकता था। लेकिन बात यह भी थी कि आहान अपनी असली पहचान रायजादा ग्रुप्स का नया वारिस इस तौर पर अपनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहता था। बात साफ थी, रायजादा छोटा नाम नहीं था। अगर उनके घर में कोई सब्जी लेने भी बाहर निकलता तो वो न्यूज़ बन जाती थी। तो आहान के नए वारिस होने की बात तो जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती। इसलिए आहान जब पुलिस को वहाँ भेजने के बारे में सोच रहा था, आहान को एक और नई खबर मालूम पड़ी। रोहन कोहली रूपल का सो कॉल्ड फ्योंसिक आहान से बदला लेने के लिए उस स्वयंवर में हिस्सा लेने वाला था। आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाज़ा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उनके दुश्मनों नेगी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते थे, और आहान ने उस ही सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। दक्ष नेगी ने प्राइड होटल में हुई एक बात आहान को बता दी। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। उसे दक्ष नेगी से कहा, आपने अच्छा काम किया है मिस्टर दक्ष नेगी। आहान के दिमाग में एक अच्छी बात साफ थी, सनाया का नाम किसी और बड़े बैकग्राउंड से जोड़ना एक बड़ी गलती थी। वहीं अगर ये बात रोहन तक ही लिमिट रखती तो आहान इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकता था। खुद रोहन उससे डरता था, और रोहन बगावत करके बात बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता। तो खुद कार्तिक कोहली आहान की बात के बाहर नहीं था। इसलिए आहान ने दक्ष को यहाँ बस बात को बनाने के लिए भेजा था। आहान की तारीफ सुनने के बाद दक्ष नेगी ने बहुत ही हम्बली होकर, यंग मास्टर, मैंने तो बस वही किया जो आपने करने को कहा था, इसमें आप मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही दक्ष नेगी के बारे में भली बुरी बातें की जाती थी और वो अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लान भी नहीं करता था, लेकिन दक्ष एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। उसे बिजनेस और अपने कैरियर्स की बहुत फिक्र होती थी। जब आहान ने खुद उसे फ़ोन करके अपनी मदद करने को कहा तो दक्ष नेगी बहुत खुश हो गया था। वो स्प्रिंग कॉरपोरेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपने स्मार्ट डिसीजन के लिए आहान की बिल्कुल भी
आहान की बहुत रिस्पेक्ट करता था। आहान को ये लड़का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आहान ने कहा, मिस्टर दक्ष नेगी, आपको हम्बाली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है, लेकिन अगर आप खुद समझदारी से कदम ना उठाते तो रोहन इतनी बड़ी कीमत देने के लिए कभी तैयार नहीं होता था। इसलिए आई थिंक सो मच, थैंक यू सो मच। आहान इस वक्त रूपल के घर पर ही था। आहान लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। रूपल को कहीं जाना था और सनाया स्प्रिंग कॉरपोरेशन के नए प्रोजेक्ट में काफ़ी बिजी थी, इसलिए आज उसे घर आने में देर होने वाली थी। आहान के सामने ही इस वक्त रूपल सनाया की एक बड़ी सी फोटोग्राफी लगी हुई थी। उस फोटो में सनाया को देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने फिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, उम्मीद है कि सनाया को इस बारे में, तमाशे के बारे में कभी पता न चले। उनके दिल पर क्या बीतेगी। सनाया की मोम और सीमा बुआजी ने मिलकर उन्हें बेचने की कोशिश की। ये जानने के बाद तो सनाया का दिल ही टूट जाएगा। सीमा बुआजी का तो एक बार कोई के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मोम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मजबूरी में ही क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक कहीं सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ सनायाई की फिक्र थी। अब आहान यही सोच कर रहा था कि दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, ये तो इसकी खुशी की बात है। शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे वो सीमा गिल के बारे में अजीब कुछ पता चला है। मैंने इस बात का पता लगाया है कि वो मिसेस यामिनी गिल को किस बात से लेकर ब्लैकमेल कर रही है। दक्ष नेगी को पहले कौन सी सच्चाई का पता लग गया था। आहान अब आगे क्या करने वाला था। सनाया का रिएक्शन कैसा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने मिलकर उनके साथ क्या किया था।